प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो इस सब्जेक्ट में पूरा डिटेल हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे, ये डिस्कशन कर रहे थे 2021 का जो पेपर है ना, 2021 में जो सेमेस्टर एग्जाम्स लिए गए थे, तो उसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये देखा कि जो क्वेश्चंस होता है वो किस तरीके से पूछा जाता है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। अब हम लोग और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर क्या हो सकता है वो हम लोग जानेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ऑक्यूपायर का अंडर वाटर एक्ट के अंदर जो ऑक्यूपायर होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है, वो बताना है। तो वाटर एक्ट जो है एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क को फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर का जो रिसोर्सेज हैं वो एक पार्टिकुलर जुडिशन में कैसे वाटर को मैनेज करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है वाटर रिसोर्सेज को, ये हमें कहाँ पे पता चलता है? वाटर एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्यूपायर का अंडर वाटर एक्ट, वो डिपेंड करता है कई सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस जो लेजिस्लेशंस में दिए गए हैं पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के लिए, उसके ऊपर। बट सम ऑफ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर्स जो होता है अंडर वाटर एक्ट, वो हमारा है ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स। किसी भी चीज़ के लिए, है ना, पानी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना जरूरी है, यानी ऑब्टेन नेसेसरी परमिट, मतलब परमिशन लेने की जरूरत है। इसका मतलब कि ऑक्यूपायर मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमिट और ऑथराइजेशंस अंडर द वाटर एक्ट बिफोर दे कैन अंडरटेक certain activities that may impact water resource, such as diverting water, constructing a dam or bridge, using water for industrial or agriculture purpose। तो आप किसी भी पर्पस के लिए पानी को अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। ये हमें बताता है वाटर एक्ट के अंतर्गत जो ऑक्यूपायर होता है उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दूसरा, कंप्लाई विद रेगुलेशन। जो ऑक्यूपायर होता है उसको रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लाई बाय वेरियस रेगुलेशन अंडर वाटर एक्ट, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन वाटर यूजेज, डिस्चार्ज ऑफ कंटामिनेंट इनटू वाटर, इम्पार्ट्स ऑन। इसके अलावा हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी जो है हमें रेस्ट्रिक्शंस देता है कि भाई जो वाटर है उसका यूजेज कैसे करना है, ज़्यादा पानी का जो वेस्टेज है वो हम ना करें, इस चीज़ को जो है ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा है रिपोर्ट इंसिडेंट। ऑक्यूपायर मे बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनी इंसिडेंट दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, जैसे स्पाइल्स, कंटामिनेशन, चेंजेस टू क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर। मेंटेन रिकॉर्ड्स। जो ऑक्यूपायर होता है उसको रिक्वायर्ड होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करना related to their water uses and any activities that may impact water resources। इसके अलावा ऑक्यूपायर को रिक्वायर्ड होता है टू टेक मेजर्स ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वाटर क्वालिटी को, सच एज इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर एग्रीकल्चरल
and industrial activities, ensuring the waste water इज प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज। कहीं पे भी डिस्चार्ज करने से पहले कोई भी पानी को हमें जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। कोऑपरेट विद अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करना ताकि जो वाटर एक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए। such as providing access to record on allowing inspections of facility or operations। ओके, मतलब ऑपरेशंस या जो फैसिलिटीज होती है उसका इंस्पेक्शंस को अलाउ किया जाए रिकॉर्ड बनाकर, और उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेस किया जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, दूसरा नंबर आज का यहाँ पे है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। जो PIL है ये एक तरीके का लीगल एक्शन होता है जो कि इनिशिएट किया जाता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ बाय एन इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, हु सीक टू प्रमोट ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी एज ए होल। जो ये बताता हो या दिखाता हो कि भाई पूरी सोसाइटी को लेकर चलना है और उसमें अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो हमारा कहलाता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है PIL का वो हमारा ये होता है कि प्रोवाइड लीगल फर्म, लीगल फर्म को प्रोवाइड करना फॉर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स टू रेज इशूज दैट आर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। जो बहुत भारी मात्रा में लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज़ को, जो कि अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ पीपुल को, है ना, जो कि अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ पीपुल को। जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसमें जो पेटिशनर्स होते हैं इज नॉट सीकिंग एनी पर्सनल गेन और प्रॉफिट फ्रॉम द लिटिगेशंस but rather is seeking to enforce the fundamental rights of the citizens or to promote public interest। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स, पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये तमाम जो इश्यूज हैं इस पे अगर कोई चीज़ें कोर्ट में जाती है बातें, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अंतर्गत वो आता है। जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर प्रोमोटिंग social justice and protecting the right of marginalized communities। It is the way, ये एक तरीका है for citizens to hold the government and other institutions accountable, है ना, जो अदर इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है, एंड टू इंश्योर दैट देयर एक्शंस आर इन लाइन विद प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। जो रूल है लॉ के द्वारा जो दिया गया है, जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसीज का, उसके द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो एक लाइन में हो, एक प्रॉपर तरीके से हो, किसी तरीके का किसी को लॉसेज ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक वाइडली एक्सेप्टेड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज प्रिंसिपल है जो रिक्वायर करता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन टू पे फॉर द डैमेज। मतलब अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हैं या आपके कारण से पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में हो रही हैं,
तो अगर किसी तरीके का इन्वायरमेंट को डैमेज होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल लेते हैं कि आप पैसा पे करिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो। नॉट इवन इन्वायरमेंट, ऑल्सो ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये सजेस्ट करता है पॉल्यूटिंग पार्टी को शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मेजर necessary to prevent, mitigate or remediate pollutions। प्रिवेंट किया, मिटिगेट किया और रेमेडिएट किया पॉल्यूशंस को, rather than cost being borne by society as a whole और फ्यूचर जनरेशन। ना कि हम लोग उसको जलाते रहें, फ्यूचर जनरेशन हमारा बर्बाद हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी मन की करूँगा, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा, तुम्हें जो बोलना है बोल ले, मैं कुछ इसमें नहीं करने वाला। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपका है। In essence, polluter pays principle aims to promote environmental accountability by internal internalizing the cost of pollution and encouraging polluters to take preventive measures to reduce their pollution levels. It is based on the idea that individuals, organizations, companies that benefit from the economic activities that generate pollution should held responsible for the environment consequence of their activities। जो भी पॉल्यूटर पेयर प्रिंसिपल्स है, इसका मेन चीज़ यही होता है कि भाई अगर आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किसी तरीके का कमियां आती है, उसके लिए आपको पैसा पे करना होगा, जिससे हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो अच्छा हो सके। और आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा कि आप जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका जवाबदेही आप होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अंतर्गत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कैरिंग कैपेसिटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन या लेवल ऑफ रिसोर्सेज जो है यूज किया गया है दैट अ गिवन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट। ये एक तरीके से बैलेंस करता है बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल होता है इन एन इकोसिस्टम एंड द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन दीज resources by the human population or other living organisms। जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो एक तरीके का एबिलिटी है इकोसिस्टम का, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जो कि हमें ज़रूरत है, और उसे सपोर्ट करता है एक सर्टेन पॉपुलेशंस और लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूजेज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम without degrading the ecosystem or compromising the activity ability, जो ability है उसको compromise करता है, of future generation to meet their own needs to ensure sustainable development। किसको इंश्योर करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है टू मैनेज रिसोर्सेज यूज इन अ वे दैट does not exceed the carrying capacity of system। This requires understanding natural limits of environment as well as implementing practices that conserve and protect natural resources। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व, कम से कम यूज़ किया जाए, जो इफ़ेक्टिव यूज़ है वो किया जाए, जैसे रिड्यूस वेस्ट, इंक्रीज इफ़िशियंसी और एडॉप्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या जो भी सोर्सेज हैं उसको। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखो भाई,
जब तक आप कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं देखोगे, कई बार क्या होता है कि आप कोर्स तो ले लेते हो, है ना, लेकिन आप उसे अंत तक देखते नहीं हो, पूरा देखते नहीं हो। तो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरा देखना जरूरी है, तभी आपको प्रॉपर नोट समझ में आएगा, प्रॉपर लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं लिस्ट लॉ एंड पॉलिसी जो कि अवेलेबल है अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो ग्लोबली अगर बात किया जाए एयर पॉल्यूशन पे, तो कई सारे लॉज और पॉलिसीज जो है दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लीन एयर एक्ट जो कि यूएसए में लागू किया गया। ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो कि मैक्सिमम 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ये रिक्वायर करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज के द्वारा, ईपीए के द्वारा, ताकि डेवलप किया जाए और इन्फोर्स किया जाए रेगुलेशन, ताकि रिड्यूस और प्रिवेंट किया जा सके एयर पॉल्यूशंस को। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 जो कि इंडिया में है, ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी के द्वारा, ताकि जो भी एक्ट में दिया गया प्रोविजंस उसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स किया जा सके। उसके बाद है अगला यूरोपियन यूनियन एयर क्वालिटी डायरेक्टिव्स। ये जो डायरेक्टिव्स है ये सेट करता है एक लिमिट को एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन यूरोपियन यूनियन। ओके, इसके अलावा है नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव। ये जो है आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा ही जो है दिया गया है, जो कि पॉल्यूटेंट्स कितना इमिशन सोच रहे हैं यानी निकल रहे हैं उस चीज़ के लिमिट को सेट करता है। उसके बाद है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि इंडिया में चलाए गए। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में। इसका मेन मकसद था रिड्यूस किया जाए एयर पॉल्यूशन लेवल को इन 102 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। जो प्रोग्राम है ये इंक्लूड करता है मेजर्स सच एज रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री व्हीकल्स, promote electric vehicles, increase public awareness about air pollution। तो ये तमाम चीज़ें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया। पेरिस एग्रीमेंट, इसमें ग्लोबल ट्रीटी एक किया गया जिसका मेन मकसद था कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना। उसके बाद आता है क्लीन एयर स्ट्रेटजी, यूके में लाया गया, यूके गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया 2019 में, और ये रिड्यूस करता है एयर पॉलिसीज को फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कि चाइना के द्वारा किया गया था, इसमें 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स इन चाइना थे जो कि रिक्वायर करता है डेवलपमेंट ऑफ एयर क्वालिटी प्लान को और पॉल्यूशन लेवल जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें रिड्यूस किया जा सके। तो ये तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे जो है बताया। बाकी इसी तरीके का और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहूँगा, बट आप लेक्चर्स जब तक पूरा नहीं देखोगे कुछ नहीं होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी जो है इस कोर्स के बारे में, जो हमारा इंजीनियर प्लस ऐप पे चल रहा है, इस कोर्स के बारे में आप अपने दोस्त लोगों को भी बताएं, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।